नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जून की प्रतियोगिता दर्पण देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जुलाई की देखी थी। ठीक है, ये बेसिकली इंडेक्स होता है साइड में कि इस पोर्शन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई। इसमें ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि तेलंगाना पहला स्टेट बना जो SC/ST सब कैटेगराइजेशन वाले एक्ट को बेसिकली वर्डिक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, देन इंडिया बिकेम 4th नेशन टू हैव लेज़र वेपन, है ना, लेज़र बीम। बेसिकली लेज़र वेपन बहुत कम कंट्रीज़ के पास में, इंडिया बिकेम 4th कंट्री। देन इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, इसको अंदर देखेंगे चल के। देन CBI ने ऑपरेशन चक्र लॉन्च किया है। ये डिजिटल स्कैम जो करते हैं, डिजिटल अरेस्ट करने वाले, उनको टैकल करने के लिए है बेसिकली ये। इससे पहले जुलाई में हम लोगों ने एक और ऑपरेशन डिस्कस किया था, वो था ऑपरेशन हॉक। हॉक किससे रिलेटेड है? चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑनलाइन, है ना, उससे रिलेटेड है। देन भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जगह दी गई। देन एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें जो है 2 मेल चीता को रिलोकेट किया गया है। ठीक है, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पंबन ब्रिज जो है इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, उसको इनाग्रेट किया। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आवाज़ नहीं ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, मुझे पता, मैंने अपने वीडियो देखे, तो आवाज़ से ज़्यादा मतलब नहीं। पॉइंट ये है कि कंटेंट कवर हो जाए कम टाइम में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया है ये कि अगर स्टेट गवर्नमेंट दोबारा कोई एक्ट पास करती है तो उसको 1 महीने के अंतर्गत जो है गवर्नर को परमिट करना चाहिए, बेसिकली अलाउ करना चाहिए। देन वक्फ एक्ट के से रिलेटेड, वक्फ एक्ट का बेसिकली आपको नाम याद होना चाहिए, इसका उम्मीद करके एक नाम है इसका, और ये 1995 के एक्ट था, इसको जो अमेंड किया गया है। ठीक है, तो बस इतना ही जरूरी पोर्शन था। इसमें अगर याद रख सको तो याद रखो कि एम्पावरमेंट, इफिशियंसी, डेवलपमेंट, ये 3 वर्ड हैं। अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो गड़बड़ हो सकती है ना। एम्पावरमेंट, इफिशियंसी, डेवलपमेंट, EED, उम्मीद वाला पोर्शन। ये हम लोगों ने कवर कर लिया। देन ये देखो एक्सरसाइज है ये टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और US के बीच में होती है। बेसिकली ये एक HADR एक्सरसाइज है। HADR एक्सरसाइज किसको बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये, है ना। और ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इसको आंध्र प्रदेश के काकीनाड प्लेस पे जो बेसिकली कंडक्ट किया गया। ठीक है, इसमें एक और बात है, बेसिकली ये आंध्र प्रदेश की काकीनाड में कंडक्ट नहीं किया गया, ये विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया, लेकिन इसका जो एंडिंग है वो काकीनाड में हुआ था। इतना नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि टाइगर ट्रायम्फ किससे रिलेटेड और क्या है। इंडिया, US और HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। देन ये देखो इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये रिपोर्ट लेकर रखे आती है, और बिराक के साथ में। ठीक है, इसमें बस समझने वाली बात ये है कि इस समय बायोटेक्नोलॉजी में हमारा क्या मतलब स्टेटस है। हम लोगों ने 16 फोल्ड राइज देखा है बायो इकोनॉमी में। 10 बिलियन इन 2014, 165.7 बिलियन इन 2024। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बायो इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो 4.25% GDP को कंट्रीब्यूट करता है। ये 2 पॉइंट हैं जो आप याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। देन एक और है ये बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसको मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि इसका अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो तुमसे पूछेगा कि सेकंड E का मतलब क्या है बेसिकली, है ना। जैसे हम लोगों ने ऊपर उम्मीद वाला फुल फॉर्म देखा था, वैसे ये इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये बायोटेक्नोलॉजी यानी कि E3 पॉलिसी है। तो बस इसको ये ध्यान रखना है। देन CBI लॉन्चेस, ये हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलरेडी ऊपर। देन भगवद गीता, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। पंबन ब्रिज वर्ल्ड, देखो ये वाला नहीं पूछेगा, फिर भी मुझे लगा कि शायद वर्ल्ड अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका नाम है कैच एंड रिवोक प्रोग्राम। बेसिकली क्या होता है, US में जाते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं, है ना, कुछ भी मतलब बोलने लगते हैं, कहीं पे भी बोलने लगते हैं। तो US ने बोला कि एंटी सेमिटिज़म से रिलेटेड कोई कुछ भी अनाप शनाप बकेगा तो हम उसको जो है उसका वीज़ा रिवोक कर देंगे। उससे रिलेटेड है ये। जो फॉरेन लोग जाते हैं US में, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में एंटी सेमिटिज़म कंटेंट फैलाते हैं। एंटी सेमिटिज़म क्या होता है, ज्यूज़ लोगों के खिलाफ में बेसिकली बैड थिंग्स बोलना, है ना। जैसे कि पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में बोलने लगते हैं, बेसिकली बोल सकते हैं, लेकिन US ने बोला कि कैच एंड रिवोक प्रोग्राम हम लोग लेकर आ रहे हैं, बोलोगे तो हम वापस भेज देंगे।
इसमें याद रखने वाली जगह बात ये है कि इसमें दो चीज़ें काफ़ी चर्चा में आ रही थी। वो था पहला एक राफा बॉर्डर, दूसरा फिलाडेल्फी रूट। फिलाडेल्फी रूट जो है ये बॉर्डर विद इजिप्ट के साथ बॉर्डर बनाता है बेसिकली, है ना। और राफा बॉर्डर भी उसी के आसपास बेसिकली उन्होंने मेंशन किया। बस ये याद रखना कि फिलाडेल्फी रूट दिखाई पड़े तो इजिप्ट के साथ संबंध जो है स्थापित करना। और भाई मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन के पास टाइम बहुत कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करनी है। ये देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक अनाउंस फ्रंटियर सीड प्रोग्राम। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फ्रंटियर सीड प्रोग्राम अनाउंस किया। बस इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है, ठीक है। जैसे कि एम फॉर नेचर किसका प्रोग्राम है, जुलाई में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर पता है तो बताओ। इसको भी जुलाई में डिस्कस किया। बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि WHO से अभी कौन से देश ने डी मेंबर हुआ है, हट गया है बेसिकली। देखो ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि MCQ ऐसा बनाएगा ऑप्शन बेस्ड तो गड़बड़ हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे पहले जो पोप फ्रांसिस थे वो फ्रांसिस थे जेसुइट ऑर्डर के। अभी जो नए पोप फ्रांसिस बन रहे हैं उनका नाम है लियो 14 और एक्चुअल उनका नाम था प्रिवोस्ट करके उनके नाम में आता है, ये याद रखना। पूरा नाम मेरे को नहीं याद है। और ये रोमन कैथोलिक चर्च के और US के ये 267th पोप बनेंगे प्रिवोस्ट। PFRDA के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, शिव सुब्रमण्यम को जो है PFRDA का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। इससे रिलेटेड एक और चलो आगे बताता हूँ। राजीव गौबा अपॉइंटेड एज अ 5th फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, है ना। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि नीति आयोग का CEO कौन है। देन अगला, अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, उनका नाम नहीं याद आ रहा क्या है। इससे पहले EACPM के जो है चेयरमैन थे बेसिकली वो। तो नया चेयरमैन मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन है। उनका नाम है S महेंद्र देव। ये प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है उसके नए चेयरमैन। देन अजय सेठ के बारे में इन्होंने बताया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेक्रेटरी के पद पर इनको नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड एक और नाम है तुहिन कांत दास, इनको सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नतिम्बो नंदी नदैतवा। ये नाइजीरिया की हैं, ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नाइजीरिया की। पद्म श्री सहाय पांडे, ये फोक डांस, ये बेसिकली आर्टिस्ट थे फोक डांस से रिलेटेड। तो इनकी ओबिचरी है ये, है ना। और भी ओबिचरीज मैंने कवर नहीं करी क्योंकि मुझे ये आर्ट से रिलेटेड लगा और यूज़फुल लगा, इसलिए मैंने कवर किया। बाकी आप मसाकी काशीवारा इंपॉर्टेंट है, एबल प्राइज़ इनको दिया गया, ठीक है। ये देखो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। अभी ज्ञानपीठ अवार्ड अभी बटे थे, 2 लोगों को दिए गए, वो 58th बटे थे, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड में 11 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं उनको हम लोगों को पता होना चाहिए। पहला लगभग जय हिंद, दीवार में एक खिड़की रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और कविता से बड़ी कविता बाकी यूज़फुल नहीं होती। दीवार में खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ल। देन प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत सारे स्टेट अवार्ड्स मिले हैं, उनको मैं अभी अलग से कवर करूँगा। फिलहाल ये ध्यान के रखो कि मित्र विभूषण का नाम आए तो श्रीलंका लगा देना उसमें। श्रीलंका ने मित्र विभूषण अवार्ड मोदी जी को दिया है। ये देखो ये रिपोर्ट आई है, तो मैं रिपोर्ट यूज़फुल लगी इसलिए मैंने ज़्यादा कवर किया इसको। बेसिकली ये है कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट UNCTAD की होती है, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत कई सारे इंडेक्सेस भी होते हैं, यानी कई चीज़ें हैं, ऐसे मुझे समझ में आया। पहला इसके अंदर ये है कि UNCTAD की ये जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया की रैंक कितनी, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इंडिया की रैंक 36 है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये देखो कि रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन फ्रॉम 48 इन 2022। तो इसके अंदर एक इंडेक्स है रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, उसके अंतर्गत इंडिया ने पोजीशन अपनी इम्प्रूव करी है।
देन उसके बाद ये देखो कि इसका टाइटल क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट का इसका टाइटल है इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट, है ना। चलो ठीक है। देन मीटी लॉन्चेस डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, बेसिकली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ऐसा पूछेगा कि किसने लॉन्च करी, नीति आयोग ने या फिर आरबीआई ने या फिर किसने, तो आंसर है इसका मीटी। मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आरबीआई कॉन्फ्रेंस ऑफ लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज चेन्नई में हुई। इसका बेसिकली थीम था शेयर्ड विजन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और अजीब देखो कुछ क्ल्यू रहते हैं, जैसे लार्ज एनबीएफसी लिखा हुआ है, तो और कौन करवा सकता है आरबीआई के अलावा, कोई नहीं। मोहन बागान सुपर जाइंट क्लिंचेस इंडियन सुपर लीग, मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी को हरा दिया इंडियन सुपर लीग में, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, अब देखो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कई दफ़ा पूछे जाते हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन मैंने एक पेपर को दिया था रिसेंटली, तो उसमें पूछा हुआ था कि एशियन गेम्स अपकमिंग एशियन गेम्स कौन होस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो है फीफा से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें बता दे रहा हूँ। फीफा से रिलेटेड ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि 2026 का जो फीफा है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं। फिर 2030 का स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, और 2034 का सऊदी अरेबिया। और वीमेन में देख लो कि 2027 का ब्राज़ील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब में कौन सा है, वो ब्राज़ील वाला इम्पॉर्टेंट है। और यानी कि 2027 में ब्राज़ील फीफा होस्ट कर रही है वीमेन का, 2031 में यूएस और 2035 में यूके। तो एक बार इसको जो है देख लेना, सारा मैंने अपकमिंग सारे कवर कर दिए। मैक्स वर्स्टेपन को जो है जापानीज़ ग्रांड प्रिक्स अवार्ड इन्होंने जो रेस जीती है इन्होंने, ठीक है। अगला एक बहरीन वाली थी ऑस्कर पियास्ट्री, बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो है ऑस्कर पियास्ट्री ने जीती। वंदना कटारिया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि ये उत्तराखंड की हैं और इनके नाम पर उत्तराखंड कई सारे प्रोग्राम भी लॉन्च करती है। तो वंदना कटारिया ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया और ये उत्तराखंड की हैं। बॉक्सिंग, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025, हितेश गुलिया बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये भी याद रखना कि किस कैटेगरी में, 70 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। यूपीपीसीएस में एक और क्वेश्चन आया था जिसमें कैटेगरी पूछी थी फीमेल बॉक्सर की, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया, ठीक है। 70 किलोग्राम वेट हितेश गुलिया। और भी हैं, आप एक बार देख लो, हितेश गुलिया, अविनाश जामवाल, जादूमणि सिंह, देन सचिन विशाल। एक ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा, बेसिकली इंपॉर्टेंट सारे हैं, मैचिंग में आ जाएगा दिक्कत हो जाएगी, बट हितेश गुलिया को याद रखिए। अनाथ सिंह स्क्वैश से रिलेटेड है। आजकल यूपीपीसीएस कठिन क्वेश्चन बनाने लगा है मैचिंग के, यूपी भी। मैस्कॉट एंड लोगो, देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड जो है मैं आपको जरूरी जानकारी बता दे रहा हूँ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार ने इसका आयोजन किया और महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया मेडल टैली में, और हरियाणा दूसरे नंबर पे रहा, बिहार 15वें नंबर पे था। और इसका मैस्कॉट था गजसिम्हा, इसका मैस्कॉट था, ठीक है। नीचे देखोगे तो एक तालिका बनी हुई है KIPG, इसका मतलब क्या है कि खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम्स, मतलब पैरा गेम्स बेसिकली, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये कहाँ पे हुए, चलो मैं यही बता दे रहा हूँ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली में इनका आयोजन हुआ। इससे पहले भी न्यू दिल्ली में आयोजन हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हरियाणा ने टॉप किया है, तमिलनाडु और यूपी। अगर दोनों में पूछोगे इन दोनों में कौन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूपी तीसरे नंबर पे और उसमें 8वें नंबर पे। तो यूपी ने 36 मेडल जीते, 23 गोल्ड, तो ये याद रखना। उसका गजसिम्हा है, इसका उज्ज्वला है। ISSF वर्ल्ड कप लीमा इन पेरू, ISSF वर्ल्ड कप हुआ जिसमें जो हमारी स्टार प्लेयर हैं मनु भाकर, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और एक सुचेता, क्या नाम था उनका, सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता इसमें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट लग रहा था मुझे, वो एक्ट कौन सा पारित किया, कर्नाटका ने एक एक्ट पारित किया है जिसका नाम है गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल, ठीक है। देखो इसको मैंने पिछली बार कवर किया था, ऑपरेशन ब्रह्मा, अर्थक्वेक आया था म्यांमार में, उससे रिलेटेड है, इंडिया ने जो सपोर्ट प्रोवाइड किया। देन त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, बेसिकली त्रिभुवन नाम की एक सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई गई है
गुजरात के आनंद में, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। देखो ये एक इंडेक्स है जो यूज़फुल है काफ़ी, इसका नाम है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर 2022-23। तो इससे रिलेटेड जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट जानकारी वो मैंने अलग से सर्च करी आप लोगों के लिए, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये इंडेक्स लेकर आई है। इसमें 9 थीम है, कौन कौन सी थीम आप देख सकते हो, बता भी दूंगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। फिर अगर सुनना चाहो तो ये है कि पावर्टी यानी कि गरीबी, स्वास्थ्य, बच्चे यानी कि चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, देन वाटर सफिशिएंट, साफ सफाई, आत्मनिर्भरता, सोशली सिक्योर्ड पंचायत, गुड गवर्नेंस, वीमेन फ्रेंडली। तो बेसिकली एक बार इसको आप देख लेना। 435 इसके यूनिक इंडिकेटर्स हैं, जिसमें 333 मैंडेटरी हैं और 104 ऑप्शनल है। इंडिकेटर्स के नंबर याद रखना 435 है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ग्रेड्स कौन कौन से हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, देन उसके बाद परफॉर्मर, आस्पिरेंट, बिगिनर्स। 5 ग्रेड है इसमें। बिगिनर मतलब 0 से 40 तक, 40 से ऊपर जाओगे तो 40 से 60 के बीच में आस्पिरेंट, 60 से 75 के बीच में परफॉर्मर, देन 75 से 90 के बीच में फ्रंट रनर, देन अचीवर 90 से ऊपर। अचीवर कैटेगरी में कोई भी नहीं है। फ्रंट रनर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जो है गुजरात की पंचायत है, फिर तेलंगाना की पंचायत है, यूपी की 4 पंचायत हैं जो फ्रंट रनर में। और यूपी में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी पंचायत हैं। गुजरात में 14,000 के आसपास है, यूपी में 57,000 के आसपास। मात्र 4 हैं जो फ्रंट रनर में। देखो ये एक रिपोर्ट है नीति आयोग लेकर आई है, अनलॉकिंग 25 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो इतना याद रखना, अगर किसी को बताना तो आप मुझे बता सकते हो कि एक्सपोर्ट इंडिया का कितना है। ये 25 बिलियन की बात कर रहा है नीति आयोग, अभी कितना है। ये देखो कि ये दस्तलीक एक्सरसाइज थी, ये पुणे में आयोजित की गई, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती। देन हम लोगों ने ये देखा कि टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे ये कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, CID। देन कस्टी कोवेंट्री, हम लोगों ने इसको पिछले वाले वीडियो में कवर किया, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं ये, और ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। अपलिंक नाम का इनिशिएटिव है जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली स्केल करने के लिए। अपलिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गैया जो इनका मिशन था उसको बंद कर दिया है, ठीक है। गैया हाइपोथेसिस है, जिसको पता है आप बता सकते हो। विच इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। देखो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क अभी तक 4 कंट्रीज़ ने साइन किए हैं, मॉरिशस उनमें से एक कंट्रीज़ है। और जो ज़रूरी चीज़ें वो ये है कि अभी लेटेस्ट एडिशन है, अंगोला 123वां मेंबर बना, 99 मेंबर स्पेन था, 100वां पैराग्वे था, 101 नेपाल था। चंद्रयान 3 चेस्ट बिकेम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर इन सितु नियर द मून साउथ पोल। इसको इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि अभी CBSE मेंस के पेपर में उन्होंने पूछा हुआ था कि चंद्रयान मिशन 1 मतलब कोई 2 चंद्रयान मिशन के बारे में बता दो और उन्होंने क्या काम किया ये बता दो। तो बेसिकली पूरी मैगजीन में आपको कई दफ़ा लग सकता है कि ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट नहीं है, बट हकीकत ये है कि अगर एक भी पॉइंट आपका फंस जाता है एक्चुअल एग्ज़ाम में तो लगता है कि हाँ मेहनत सफल हुई। तो चंद्रयान 3 के बारे में जो डिटेल थी वो उतना बढ़िया से मेंशन नहीं कर पाई, इस वजह से इसको सेलेक्ट किया हूँ कि चेस्ट नाम का इंस्ट्रूमेंट था चंद्रयान 3 में, जो बेसिकली टेम्परेचर मेज़र करेगा जहाँ पर वो लैंड किया है उसके आसपास की जगह का, 10 सेंटीमीटर लेयर का। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, देखो ये एटमॉस्फेरिक री एंट्री पोएम 4 जो मिशन था पुराना मिशन है बेसिकली, अभी इसको नहीं पूछेगा, पर स्पेडेक्स नया मिशन इसको पूछेगा। स्पेडेक्स एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, इसमें 2 बेसिकली यूनिट्स थे, एक था चेजर एक था टारगेट, ठीक है, 2 सैटेलाइट थे बेसिकली। देन वर्ल्ड फर्स्ट सुपर सॉलिड क्रिएटेड फ्रॉम लाइट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको कौन से देश के साइंटिस्ट ने बनाया, इटली के साइंटिस्ट ने इसको जो है बेसिकली बनाया, लाइट का इस्तेमाल करके सुपर सॉलिड बनाया, 0 विस्कोसिटी। देन SpaceX फ्रेम 2 मिशन फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू पोलर ऑर्बिट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। SpaceX का फ्रेम 2 मिशन क्या है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू पोलर ऑर्बिट। देखो अभी तक क्या होता है, ये जितने भी स्पेस मिशन जाते हैं ज़्यादातर जो है लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं, ये पोलर ऑर्बिट में गया, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था SpaceX, इसका नाम फ्रेम है। जापान ने पहला वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया 6 घंटों के अंतर्गत।
रैपिड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, रेयर ब्लड कैंसर क्विकली, मतलब ब्लड कैंसर को डिटेक्ट करता है रैपिड क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और था, वो था क्वार्टेमी, कार्ड सेल थेरेपी से रिलेटेड था वो, ठीक है, याद रखना उसको। देखो इकोनॉमी में ये बात याद रखिए कि जो प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है वो कितने परसेंट होती है। अभी हाल ही में एक पेपर दिया था, कौन सा दिया था, जिसमें पूछा था उसने कि कितने दिनों के बाद लोन एनपीए बन जाता है। तो प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है 40% डिसाइडेड है, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि हाउसिंग के लिए जो लोन है ना उसकी लिमिट बढ़ा दी गई, 35 लाख से 50 लाख कर दी गई है। ये जो चल रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1 स्टेट 1 RRB, 11 स्टेट्स टू हैव 1 RRB फ्रॉम मई 1, 2025। ये देखो इस प्लान के अंतर्गत ये है कि 43 आर्मी, इसमें यहाँ से देख लो, RRB मर्जर 43 से 28 हो जाएंगी। यूपी में बड़ौदा ग्रामीण बैंक, आर्यवर्त और प्रथमा बैंक ये मर्ज करके न्यू RRB बनाएंगे यूपी ग्रामीण बैंक नाम से, और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर लखनऊ में। तो ये याद रखना 43 से 28 हो जाएंगी और यूपी की 3 बैंक के मर्ज होकर के एक बन जाएगी यूपी ग्रामीण बैंक। कौन कौन सी? बड़ौदा, आर्यवर्त और प्रथमा। प्रथमा बैंक मुरादाबाद पहली RRB थी। देखो ये टूरिज़्म से रिलेटेड है। इन्होंने बताया कि इंडिया का जो 60% टूरिज़्म है ना, 60% ही 40% कहाँ गया, मेजोरिटी ऑफ टूरिज़्म हम कह सकते हैं उसको, वो रिलीजियस टूरिज़्म है इंडिया का। एक स्कीम थी वो जो प्रसाद नाम है इसका, ये 2017 में लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा। बस ईयर याद रखना उसमें। ये एक रिपोर्ट है जो कि मॉस्पी लेकर आई है, स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय। इसका नाम है वीमेन एंड मैन इन इंडिया 2024, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। डेटा यहाँ पे दिखाई पड़े मॉस्पी कर देना। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, यूज़फुल रिपोर्ट है। अगर जैसे इसको नहीं पढ़ते, कहीं से वीडियो देख रहे होते और गलती से मिस हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती। इसको पढ़ने के पीछे बस मेन कारण यही है कि फोमो ना क्रिएट हो, बस यही मेन कारण। इंडिया रिड्यूस्ड एक्सट्रीम पॉवर्टी टू 2.3% इन FY23, वर्ल्ड बैंक का डेटा बोलता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है? नाम इम्पॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। प्रोजेक्ट आइस क्रंच, ये इंडो स्विस प्रोजेक्ट है। एक्सप्लोरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स एंड क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लिया इन द हिमालयन रीजन। बेसिकली आइस क्रंच याद रखना, इंडो स्विस प्रोजेक्ट है ये। इंडो यूके ऑप्शन में आएगा, या इससे रिलेटेड कोई और आ सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है इंडो यूके आ सकता है। गोल्डन टाइगर स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क। देन उसके बाद देखो इसमें क्या है, 55 हो गया क्या? 55 हो गया। देखो 55 पेजेस तक इसमें जो है जनरल यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रहती है। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं जो कि UPSC UPPCS से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। बाकी आप लोग देखना चाहो दिखा सकता हूँ, पर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको देखना हो तो आप डाउनलोड करके भी देख लेना। इसमें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। 55 या 60 पेज तक जो है यूज़फुल कंटेंट रहता है MCQ के लिए। उसके बाद जो कंटेंट है वो स्टैटिक कंटेंट है, और इसमें BPSC का पेपर है, UPSC का मॉडल पेपर है, और क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। वो सब मुझे स्टैटिक पोर्शन में लग रहा था, इसलिए मैंने उनको कवर नहीं किया। मैंने देख लिया, ठीक है। अगर जो चीज़ें ज़रूरी लगेंगी मैं अलग से निकाल करके उनको ज़रूर कवर करूँगा एग्ज़ाम के पहले, RO एग्ज़ाम के पहले। सो थैंक यू एवरीबॉडी, मिलते हैं। देखो जून की मैगज़ीन कवर करी, इसलिए जून के जो डेज़ हैं इंपॉर्टेंट वो ये देख लो एक बार। वर्ल्ड मिल्क डे इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वायरमेंट डे इंपॉर्टेंट, इसकी थीम क्या है पता हो तो बताओ, ठीक है। ओशन डे इंपॉर्टेंट है June 8। डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये भी इंपॉर्टेंट है June 12। देन योगा डे इंपॉर्टेंट, इसकी थीम क्या है, 1 अर्थ 1 हेल्थ, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। देन MSME डे इंपॉर्टेंट है June 27। देन 2025 इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड एज
फॉलोइंग इंटरनेशनल ईयर्स बाय द यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। देन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिसको पता है वो बताओ कि कोऑपरेटिव्स डे कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या थी। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।